Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. In the first article हम discuss करेंगे about economic outlook for emerging Asia 2025 की रिपोर्ट के बारे में. Then हम China's four global initiative के बारे में discuss करेंगे. Then आइसेक की एक नई डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे कैंसर से रिलेटेड मैग्नेटिक नैनोबॉट्स के बारे में. एंड लास्ट में हम ऑसिरिस रेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. नासा का एक प्रोजेक्ट था, उसकी अभी सैंपल्स को हमने स्टडी किया है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिली हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. पहले आर्टिकल को समझ लेते हैं. देखिए, एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली इंडिया हर साल जो नेचुरल डिजास्टर्स है इनके कारण लगभग 0.4% अपनी जीडीपी का लूज करता है. एंड कुछ स्टेट्स के केसेस में ये अप्रोक्सीमेटली स्टेट की जीडीपी का 2% के आसपास भी आपको देखने को मिला है. ओईसीडी का ये कहना है कि देखो, ये जो रिपोर्ट है ये साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और इंडिया के रिगार्डिंग है. एंड ये ऑल्दो इमर्जिंग कंट्रीज हैं एंड एशिया इमर्ज करता रहेगा, बट आप इस चीज को समझ के चलें, ये ग्लोबल ग्रोथ इंजन है वर्ल्ड के, बट ये भी डिजास्टर से कहीं ना कहीं आज की डेट में जूझ रहे हैं. तो यहां पे रिएक्टिव अप्रोच की जगह हमें प्रोएक्टिव डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग के ऊपर फोकस करना होगा, ऐसा कहा गया है. अब इसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि भाई एक फाइनेंशियल गैप आपका एग्जिस्ट करता है, जो कि आज की डेट में देखने को मिलता है, बिकॉज इंडिया के अंदर ज्यादातर आप स्टेट्स की बात करें तो उनमें इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है किसी भी डिजास्टर के लिए. तो कहते हैं कि भी प्रोटेक्शन का एक गैप है, क्योंकि ज्यादातर चीजें अनइंश्योर्ड है, जिसकी वजह से आपको अपने बजट को कट डाउन करना पड़ता है डिजास्टर्स के बाद. एंड डेवलपमेंट का फंड आपका यूटिलाइज होता है वापस से चीजों को ठीक करने में. तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सामने. फिर फ्रेमवर्क भी जो है वो फ्रेगमेंटेड है, कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन में आपको हार्मनी नहीं देखने को मिलती है. एंड ज्यादातर केसेस में आपको डिले देखने को मिलता है रिलीफ वर्क के अंदर. तो ये भी एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है. तो कहा जाता है, देखो, अगर आप फाइनेंशियल रेजिलियंस की बात करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म फंडिंग के ऊपर फोकस करना होगा. आप चाहे सॉवरेन बॉन्ड को यहां पे यूज कर सकते हैं, या कैटेस्ट्रॉफिक बॉन्ड्स को यहां पे यूज कर सकते हैं, या आप इंश्योरेंस का भी सहारा ले सकते हैं. आप अगर प्री अरेंज्ड कहीं ना कहीं पहले से इसकी अरेंजमेंट करके रखेंगे फाइनेंसेस की, तो आप फंड की इमीडिएट अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर पाएंगे और इससे डिजास्टर के जो असर है आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं. तो कहा जाता है कि भैया आपको थोड़ा इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट करना पड़ेगा. जैसे 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि भाई आप रिलीफ सेंट्रिक की जगह अब रिस्क मैनेजमेंट ओरिएंटेशन के ऊपर फोकस करो. एंड यहां पे ये भी कहा जाता है कि भाई देखो, नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड जो है ये क्रिएट तो किया गया है, इसमें मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस के ऊपर फोकस है, पर ज्यादातर आपका मिटिगेशन के ऊपर कम और रिस्पॉन्स के ऊपर ज्यादा फोकस है. तो इस वजह से थोड़ा इसमें भी फंड में आपको बदलाव करना चाहिए. देन यहां पे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड भी है. अब ये आपके डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर बना है. इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए यही इसको यूज किया जाता है. तो कहा जाता है कि भाई देखो, अगर आप वाकई में ये चाहते हैं कि इंडिया के अंदर रिस्क इसका डिजास्टर्स का कम हो, तो आपको पहले प्लानिंग के अंदर इसको इंक्लूड करने की जरूरत है. तो फर्स्ट थिंग. उसके अलावा अगर आप ग्लोबल लीडरशिप को इंश्योर करना चाहते हो, जैसे हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसके लिए पहले आपको घर पे कुछ एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे जिससे आप इस फील्ड में वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं. अब कहा जाता है कि भाई इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच को आपको यहां पे अपनाना है, जहां पे सॉवरेन आप इंश्योरेंस को फोकस कर सकते हैं, कैट बॉन्ड्स को कहीं ना कहीं आप फोकस कर सकते हैं. ये अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं. और जहां पर आपको लगे कि भाई कोई छोटे इवेंट्स हुए हैं, उस केस में आप कंटीजेंसी फंड को भी यहां पे यूज कर सकते हैं, तो जिससे डेवलपमेंट का पैसा आपका रुकेगा नहीं. देन डाटा ड्रिवन गवर्नेंस के ऊपर आपको फोकस करना होगा. खासकर आप सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर बेस अपने डिजास्टर्स की जो इंपॉर्टेंस को वहां पर हाईलाइट किया गया था, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए. आप मैपिंग कीजिए, उन जोन्स को आइडेंटिफाई कीजिए जो ज्यादा वनरेबल हैं, एंड उनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं. देन लोकल गवर्नेंस को आपको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है. डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आप क्रिएट कीजिए, उसको एम्पावर कीजिए. अभी क्रिएटेड तो है बट एम्पावर्ड नहीं है, तो उनके लिए आप एग्जांपल के तौर पे लोकल लेवल पे डिजास्टर्स को कैसे हैंडल करना है
उसके लिए कोई पॉलिसी क्रिएट कीजिए जिससे आपको हेल्प मिलेगी। देन प्राइवेट सेक्टर के ऊपर आप फोकस कीजिए, इंश्योरेंस के लिए प्राइवेट सेक्टर आ सकता है बीच में। एंड लास्ट में कहा जाता है कि इंटर स्टेट कॉपरेशन को आप बूस्ट कीजिए, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसके ऊपर एक रिलेटेड क्वेश्चन और मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने है। अब बात करते हैं सेकेंड आर्टिकल की। चाइना के 4 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, चाइना ने 2021 से 2025 के बीच में 4 मेजर इनिशिएटिव लॉन्च किए थे। वन इज ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव सेकंड था, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव थर्ड, एंड ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव फोर्थ। तो कहा जाता है कि ये 4 पिलर्स हैं जिसके थ्रू चाइना वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की सोच रहा है। अब पहले में जैसे सॉवरन इक्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाता है कि भाई एक कंट्री सबका माई बाप नहीं है, यहां पे कुछ कंट्री मिलके एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड क्रिएट करें। यहां पर आप फॉर्मल अलायंस की जगह इन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के ऊपर आप फोकस करते हैं तो वर्ल्ड के किसी भी अफेयर के लिए आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वेस्ट की हेजेमनी है इसको तोड़ने की बात की जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए इन्होंने कहा कि हम ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूल और कैपिटल पूल को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं जिसमें $10 बिलियन की हम हेल्प करेंगे। एंड इसमें फूड सिक्योरिटी एंड ग्रीन डेवलपमेंट के ऊपर हमारा फोकस होगा। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में इन्होंने कहा कि भाई कोल्ड वॉर की जो मेंटालिटी आप उसे छोड़ दीजिए, यूनिलेटरल सैंक्शंस ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आप एक इंडिविजुअल लाइक आप ये कह सकते हो कि जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करने के लिए आप ये इंश्योर कीजिए कि भाई यहां पे एक कोई स्टेट किसी को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती। यहां पे आपको जैसे नाटो जैसी अलायंस वगैरह की जरूरत नहीं है, यहां पे आपको कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना होगा। देन सिविलाइजेशन वैल्यू की बात की जाए तो यहां पे एक आ जाता है कि भाई सो कॉल्ड जो यूनिवर्सल वैल्यू है जो वेस्ट आज तक चला के आ रही है, वेस्टर्न मॉडल, कहते हैं ये फ्लॉड है, ये डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट के नाम पे कुछ भी करते हैं। अब जैसे वेनेजुला का एग्जांपल लीजिए आप, वेनेजुला में अब जो यूएस ने किया है ये कहीं ना कहीं एक तरह का वेस्ट का आपको डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। सेम चीज रशिया या चाइना ने किया होता तो उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो यहां पे ये कहा जाता है कि आप इसकी जगह प्रमोट कीजिए कॉमन वैल्यूज को जो ह्यूमैनिटी हो सकती है, और इसमें हम नेशनल कंडीशन को भी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करें। हर देश की कंडीशन एक जैसी नहीं होती। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात की गई है कि ग्लोबल साउथ की जो डिसीजन मेकिंग में आज तक रोल है वो बहुत लिमिटेड है, तो सिक्योरिटी काउंसिल और डब्ल्यूटीओ में ग्लोबल साउथ के रोल को आप इंक्रीज कीजिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के दौरान इन चारों बातों के ऊपर चाइना ने फोकस किया। वैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में आपकी बनी थी, इसमें चाइना रशिया आपके मेजर पार्टनर थे। एंड इसके अलावा यहाँ पे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आपके मेजर पार्टनर बने। पहले शंघाई 5 के नाम से जानी जाती थी, उज्बेकिस्तान के आने से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी है। फिर 2017 में इंडिया और पाकिस्तान आता है एंड 2023 में ईरान भी इसका फुल टाइम मेंबर बन जाता है। प्राइमरी फोकस यहाँ पे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर है, टेररिज्म से कॉम्बैट करना है, सेपरेटिज्म से, एक्सट्रीमिज्म से, एंड रीजनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। जैसे रैट एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसको टेररिज्म के अगेंस्ट यूज करने की ये बात करते हैं। तो यहाँ पे इसके रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, तो आप इसको कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यहाँ पे नैनोबॉट्स के बारे में। देखो, अभी रिसेंटली टाटा ट्रांसफॉर्मेशन प्राइज मिला 2025 का एक डॉक्टर साहब को, डॉक्टर अम्बरीश घोष को और इनकी टीम को। ये आईसेक बेंगलुरु में पोस्टेड थे। आईसेक बेंगलुरु का एक आपका इंस्टीट्यूशन है, दैट इज आपका सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब इन्होंने करा क्या है, इन्होंने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी आपके 1 to 100 नैनोमीटर के स्केल पे इन्होंने कुछ नैनोबॉट्स बनाए। मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्क्रू के टाइप पे होगा, डीप टिश्यू में भी पेनिट्रेट कर सकता है एंड जाके कैंसर सेल को मार सकता है। ज्यादातर हार्ट कैंसर सेल जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओवरियन कैंसर हो गया, इनके केसेस में। अब डेंटल कुछ सेंसिटिविटी ज्यादा है तो उस केस में भी इसको यूज किया जा सकता है। इसमें सिलिका का मिक्सचर विद आयरन ऑक्साइड के साथ यूज किया गया है।
तो कहते हैं कि भी आयरन ऑक्साइड जो फेराइट यहाँ पे यूज किया गया, ये 42 डिग्री सेल्सियस पे हीटअप होके कहीं ना कहीं जो सेल्स हैं डैमेज, जो आपके कैंसर सेल्स हैं उनको भी खत्म कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये नेगेटिव चार्ज के साथ पहचानता है कैंसर सेल्स को एंड स्टिकीनेस के अकॉर्डिंगली जांचता है। देन यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू आप इन्हें ऑपरेट करते हैं, तो कोई भी इंटरनल बैटरी की आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं रहती है और इसके साइड इफेक्ट भी बहुत मिनिमम आपको देखने को मिलते हैं। स्क्रू जो होता है कॉर्क स्क्रू वैसा ये देखने को लगता है। तो इसके ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे रिलेटेड PYQ। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, ओसिरिस रिक्स के बारे में। ये नासा का एक इनिशिएटिव था जहां पर 2025-26 अभी अर्ली 26 में इसके सैंपल्स को स्टडी किया गया और इनके सैंपल के स्टडी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली। पहली चीज 20 से ज्यादा अमीनो मतलब 14 में से 20 में से 14 आपके अमीनो एसिड यहां पर देखने को मिले। देन 5 न्यूक्लियोबेस यहां पे देखने को मिले एंड फॉस्फेट देखने को मिला। इसके साथ साथ राइबोस देखने को मिले जो कि शुगर बैकबोन है आपकी RNA की। ग्लूकोज देखने को मिला जो कि एनर्जी का प्राइम सोर्स है। तो इससे एक बात का अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ये लाइफ के बेस है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि कोई एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराया होगा और उसकी वजह से लाइफ सपोर्टिंग ये जो चीजें हैं ये अर्थ के पास पहुंची होंगी। तो बात की जाए यहाँ पे ओसिरिस की, तो ये एक्सप्लोर करने के लिए था रेगोलिथ के स्ट्रक्चर को, कहीं ना कहीं बानू के। तो ये बानू की अगर बात की जाए तो ये आपका आप अपोलो ग्रुप जो एस्ट्रॉइड्स है उसके अंदर आता है, अर्थ के नियर बाई ही है। तो यहाँ पे नासा ने इसको स्टडी करने के लिए अपना एक मिशन भेजा था जिसे ओसिरिस रेक्स कहा जाता है एंड यहाँ पे इनकी स्टडी के अकॉर्डिंगली ये कुछ चीजें हमें देखने को मिली हैं। एंड इसमें एक मेजर बात ये भी है कि कुछ सुपरनोवा लाइक एक्सप्लोजन से जो स्टार डस्ट यहाँ पे पहुंची उसके भी कुछ सैंपल्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, कुछ केमिकल फिंगरप्रिंट्स आपको देखने को मिले हैं। तो इसके ऊपर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसे आप देख सकते हैं एंड ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसे आप देख सकते हैं। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो। तो आज की डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।